जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 11 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी साइंस क्वेश्चन की। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है केजी मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है डाइन और चौथा ऑप्शन है न्यूटन। और आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है इन चारों में से कौन सा बल से संबंधित नहीं है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि बल के लिए फॉर्मूला ma होता है। और आप क्या कहते हैं कि अगर मास के लिए हम लोग kg लिखें और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखें तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, तो kg ms⁻² के रूप में लिख सकते हैं। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये जो है ये बल का SI यूनिट है। क्या है ये? बल का SI यूनिट है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप सबों ने कई बार पढ़ा भी होगा कि बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। और ये जो न्यूटन है वो किसको बोलते हैं, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बोलते हैं। और साथ ही आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर हम लोग बल के सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो हम सभी कहते हैं कि बल का जो सीजीएस यूनिट होता है वो क्या होता है, डाइन होता है। और आप क्या कहते हैं कि गुरुजी एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, आप सभी कहते हैं 10⁵ डाइन होता है। तो अब आप सभी क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी पहले ऑप्शन में केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप कहिएगा कि ये तो बल से संबंधित है, ये बल का SI यूनिट है। आपके दूसरे ऑप्शन में केजी मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने कई दफ़ा बताया है कि जो केजी मीटर पर सेकेंड है ये किसका यूनिट है, तो आप कहते हैं कि ये संवेग का यूनिट है। किसका यूनिट है? संवेग का यूनिट है। यानी कि जो आपका दूसरा ऑप्शन है वो बल से संबंधित नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ध्यान देंगे कि जो आपका तीसरा ऑप्शन है डाइन, आप क्या कहेंगे, बल का ये सीजीएस यूनिट है। और जो आपका चौथा ऑप्शन न्यूटन है, आप इसको क्या कहेंगे कि गुरुजी इसी को बल का SI यूनिट बोला जाता है, या फिर हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहते हैं। ध्यान में रखेंगे अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलती है, तो आप सभी कहेंगे कि बल की जो परिभाषा है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से मिलती है। और बल के लिए जो आपने ये इक्वेशन F = ma लिखा है ये कहाँ से मिलती है, तो आप कहेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ से मिलती है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि m द्रव्यमान की एक गेंद एक p गति के साथ आगे बढ़ रही है, गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ऑप्शन है p²/m, दूसरा ऑप्शन है 2p²/m, तीसरा ऑप्शन है p/m और चौथा ऑप्शन है p²/2। बिल्कुल आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि m द्रव्यमान की एक गेंद एक p गति के साथ आगे बढ़ रही है, गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ध्यान में रखिएगा यहाँ पे जो p गति के साथ आगे बढ़ रही है ये आपका P क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि P जो है ये संवेग है। क्या है सर? P संवेग है। और आप सबों को मालूम होगा कि किसी भी वस्तु के संवेग को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कहते हैं P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये करा जाता है कि कोई m द्रव्यमान का एक गेंद है जो कि एक P गति से आगे बढ़ रहा है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे क्या कि संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध होता है। संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। और वो रिलेशन क्या है, तो आप सबों को ध्यान में रखना है कि वो रिलेशन है आपका कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो p²/2m के बराबर होती है। क्या ध्यान में रखेंगे, वस्तु के संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध होता है। और वो संबंध क्या है, तो जो गतिज ऊर्जा होती है वो p²/2m के बराबर। आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि m द्रव्यमान की एक गेंद एक p गति के साथ आगे बढ़ रही है, गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो आप कहेंगे p²/2m होगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है
कि गैसों के लिए ए और बी वैन डर वाल्स स्थिरांक हैं। क्लोरीन इथेन की तुलना में अधिक आसानी से पिघलता है क्योंकि क्लोरीन का ए ग्रेटर होता है C2H6 के ए से, लेकिन क्लोरीन का जो बी है वो भी ग्रेटर होता है C2H6 के बी से। दूसरा ऑप्शन है कि क्लोरीन का ए जो है वो स्मॉलर होता है C2H6 के ए से, लेकिन क्लोरीन का बी जो है वो ग्रेटर होता है C2H6 के बी से। तीसरा ऑप्शन है कि क्लोरीन का ए जो है वो ग्रेटर होता है C2H6 के ए से, लेकिन क्लोरीन का बी जो है वो स्मॉलर होता है C2H6 के बी से। और क्लोरीन का जो ए है वो स्मॉलर होता है C2H6 के ए से, लेकिन क्लोरीन का बी जो है वो भी स्मॉलर होता है C2H6 के बी से। क्या होगा इसका आंसर? बहुत सारे मित्र तो यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए होंगे कि गुरुजी क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है और हम लोग आंसर क्या देंगे। तो मेरे मित्र क्वेश्चन बड़ा ही सरल है, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा वैन डर वाल्स स्थिरांक के बारे में समझना होगा। और ध्यान देंगे यहाँ पे जो मेनली कंसेप्ट है वो ये है कि कोई भी गैस जो आसानी से द्रवीकृत हो जाता है, पिघल जाता है, वो क्यों पिघलता है। तो ध्यान में रखेंगे कि आपके क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है कि जो वैन डर वाल्स स्थिरांक हैं, वैन डर वाल्स स्थिरांक हैं वो क्या है। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन में वैन डर वाल्स स्थिरांक जो है वो ए और बी की चर्चा की गई है। ध्यान में रखिएगा यहाँ पे जो ए है ये क्या है, तो आकर्षण बल की माप है। ये क्या है सर? आकर्षण बल की माप है। ए क्या है? आकर्षण बल की माप है। और बी क्या है? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बी जो है वो अणुओं के आकार को बताता है। क्या कहेंगे कि जो हमारे क्वेश्चन में वैन डर वाल्स स्थिरांक दिया हुआ है ए और बी, उसमें ए क्या है, तो आकर्षण बल की माप है, यानी कि अणुओं के बीच में जो आकर्षण होगा उसका मेजरमेंट है, जबकि बी जो है वो अणुओं का आकार है, यानी कि मॉलिक्यूल्स का क्या साइज है उस चीज को बताता है। और ध्यान में रखेंगे कि कोई भी गैस आसानी से द्रवीकृत हो जाता है या फिर पिघल जाता है, ये बात किस पे डिपेंड करती है, तो सर उसके आकर्षण बल की माप पे डिपेंड करती है और अणुओं के आकार पे डिपेंड करती है। आप कहेंगे कैसे? तो मेरे मित्र यहाँ पे आप सभी नोट करके लिख लेंगे। नोट करके लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि जिस गैस का ए जितना अधिक होगा, ध्यान दीजिएगा, ए मतलब आकर्षण बल की माप, तो जिस गैस का ए जितना अधिक होगा और बी जितना कम होगा और बी जितना कम होगा, वो गैस उतना ही आसानी से पिघल जाएगा। बस आपको ये छोटा सा बात अपने माइंड में रखना है, आपका काम बन जाएगा। क्या कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन में जो वैन डर वाल्स स्थिरांक की बात की जा रही है कि वैन डर वाल्स स्थिरांक ए और बी है, जिसमें क्लोरीन जो है वो इथेन की तुलना में आसानी से पिघल जाता है। तो आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो वैन डर वाल्स स्थिरांक ए है वो आकर्षण बल की माप है, यानी कि अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होगा उसका मेजरमेंट है। साथ ही जो बी है वो क्या है, अणुओं के आकार को बताता है या अणुओं के परिमाप को बताता है। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे आपने नोट में ये लिखा है कि जिस किसी भी गैस का आकर्षण बल की माप जितना अधिक होगा और साथ ही अणुओं का आकार जितना कम होगा, वो गैस क्या होगा, तो सर उतना ही आसानी से पिघल जाएगा। क्या होगा सर? उतना ही आसानी से पिघल जाएगा। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया है कि जिस गैस का ए जितना अधिक होगा और बी जितना कम होगा, वो गैस उतना ही आसानी से पिघल जाएगा। तो भाई मेरे आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि गैसों के लिए ए और बी वैन डर वाल्स स्थिरांक हैं, क्लोरीन इथेन की तुलना में अधिक आसानी से पिघलता है। तो आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि क्लोरीन जो है वो इथेन की तुलना में अधिक आसानी से पिघल जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन का जो आकर्षण बल की माप होगी वो इथेन की तुलना में क्या होगी, तो सर इथेन के आकर्षण बल की माप से ज्यादा होगी। जबकि क्लोरीन का जो अणुओं का आकार होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी इथेन के अणुओं के आकार से छोटा होगा। इथेन के अणुओं के आकार से क्या होगा, तो आप कहेंगे छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस क्वेश्चन के सही आंसर के लिए क्या लिख सकते हैं, आप सभी लिख सकते हैं कि गुरुजी Cl2 का ए क्या होगा, तो सर अधिक होगा,
क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि क्वेश्चन में क्लोरीन इथेन की तुलना में अधिक आसानी से पिघल जाता है, और आपने बताया कि जिस गैस का A जितना अधिक होगा और B जितना कम होगा वो गैस उतना ही आसानी से पिघल जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि क्लोरीन का A जो है वो क्या होगा, आप कहेंगे कि C2H6 के A से बड़ा होगा, C2H6 के A से बड़ा होगा। ध्यान देंगे, क्या कहिएगा कि क्लोरीन का जो A है वो बड़ा होगा किसके A से, तो C2H6 के A से। और क्या कहेंगे कि गुरुजी लेकिन क्लोरीन का जो B होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। क्यों? क्योंकि B जितना कम होगा तो सर क्लोरीन का B जो है वो छोटा होगा किसके B से, C2H6 के B से। तो क्या होगा, आप कहेंगे सर इसी के चलते क्लोरीन जो है वो इथेन की तुलना में आसानी से पिघल जाएगा। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में Cl2 का A ग्रेटर है C2H6 के A से और Cl2 का B लेसर है C2H6 के B से। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले ऑप्शन में है कि क्लोरीन का A ग्रेटर है C2H6 के A से। आप कहेंगे सर पहला चीज तो सही है, लेकिन दूसरा में क्या कहा जा रहा है कि क्लोरीन का B भी ग्रेटर है C2H6 के B से। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी क्लोरीन का जो B होगा वो C2H6 के B से कम होगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही आंसर नहीं होगा। आपका दूसरा ऑप्शन है कि क्लोरीन का A जो है वो कम होता है C2H6 के A से। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी क्लोरीन का A जो है वो C2H6 के A से बड़ा होगा तभी ये आसानी से पिघल पाएगा। लेकिन आपके ऑप्शन में तो इस बात की चर्चा नहीं की जाती है, तो दूसरा ऑप्शन भी आपका क्या है सर, गलत है। तीसरा ऑप्शन है कि Cl2 का A C2H6 के A से बड़ा होता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, यहाँ पे आपने भी लिखा है कि क्लोरीन का जो A है वो C2H6 के A से क्या होगा, बड़ा होगा। और फिर क्या कहा जा रहा है, लेकिन क्लोरीन का B जो है वो छोटा होता है C2H6 के B से। आप कहेंगे गुरुजी यही बात आपने भी लिखा है कि क्लोरीन का जो B है वो क्या होगा, छोटा होगा C2H6 के B से। तो भाई मेरे आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए कि वैन डर वाल्स स्थिरांक A और B है जिसमें कोई गैस किसी अन्य गैस की तुलना में क्या हो रहा है तो अधिक आसानी से पिघल जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो गैस आपका आसानी से पिघल जाएगा उस गैस का जो आकर्षण बल की माप होगा वो क्या होगा, तो सर दूसरे गैस की तुलना में अधिक होगा, लेकिन अणुओं का जो परिमाप होगा यानी कि अणुओं का आकार होगा वो दूसरे गैस की तुलना में क्या होगा, कम होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 है। बिल्कुल सही है सर, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 ही होता है। हाइड्रोजन का 1 है, आप कहेंगे ये भी सही है, और क्लोरीन का 35.5 होता है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन करा जा रहा है अमोनियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। बताइए इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी बात की जा रही है अमोनियम क्लोराइड की जिसका फार्मूला NH4Cl होता है, और आपको क्या बताना है, इसका आणविक द्रव्यमान बताना है। क्या कहेंगे कि गुरुजी इसमें जितने भी परमाणु हैं सभी के द्रव्यमान को आप जोड़ दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चला जी, नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 14, हाइड्रोजन का 4 गो परमाणु है तो 4 हो जाएगा। क्या है, तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है, यहाँ पे 4 गो है तो 1 चौका 4, और क्लोरीन का 35.5। सबको जोड़ लीजिए सर, ये हो जाएगा 4 4 8 5 13, 13 का यहाँ पे 3 रख दीजिए, 3 1 4 1 5, 53.5। तो देख लीजिए सर आपके किस ऑप्शन में 53.5 है। आप कहेंगे गुरुजी ये चीज हमारे चौथे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेट में इतना दर्द कर रहा है चला कि मत पूछ, लग रहा है मरोड़ रहा है, यहाँ बड़ी आंख में कुछ प्रॉब्लम हो गया है यार। फिर भी एक बच्चा कल बोल रहा था कि सर आपको पढ़ाना है तो पढ़ाइए, ना तो क्लियर बोल दीजिए। भाई हम आपको बांध के रखे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो पढ़ लीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो दूर से ही राम सलाम कर लीजिए। इसमें इतना फ्रस्ट्रेट होने की क्या जरूरत है यार। अब कोई अपना सब कुछ बेच करके तो आपके पीछे नहीं लगा हुआ रहेगा। ठीक है, आप हमसे समझते हैं, अच्छी बात है, भरोसा होता है आपको, तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कम से कम कॉपरेट करना बनता है ना। अब आप कहिए कि सर आप बुखार में हैं, सलाइन चढ़वा रहे हैं, पानी चढ़वा रहे हैं और क्लास लेते रहिए, तो सर ऐसा संभव है? आप बताइए ना, आप भूखे आपको एक दिन रखा जाएगा, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं ना,
तो एक दिन भूखे रह करके आप पढ़ के हमको दिखा दीजिए, हम समझ जाएंगे सर। और यहाँ पे तो सर अभी भी पेट में दर्द हो रहा है और वोमिटिंग करके आए हैं, क्लास लेंगे तो फिर होगा, उम्मीद जैसा लग रहा है। फिर भी आप सबों का क्लास इंपॉर्टेंट है, इसलिए किसी भी तरह रुक रुक के भी मैं ले रहा हूँ, ताकि आपका एग्जाम जो है उसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन इतना करने के बावजूद भी अगर कमेंट अटपटान कीजिएगा तो सर राम सलाम रहेगा हमारे तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है सर। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि लंबवत लटके एक तार का एक सिरा निचले आखिरी सिरे से 200 न्यूटन वजन के संलग्न भार द्वारा तना हुआ है। वजन में तार को 1 mm तना हुआ है, तो तार में संग्रहित प्रत्यास्थ ऊर्जा है। ऑप्शन है 0.1 जूल, दूसरा ऑप्शन है 10 जूल, तीसरा ऑप्शन है 0.01 जूल और चौथा ऑप्शन है 1 जूल। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे गुरुजी इसके लिए तुमको कोई फार्मूला ही मालूम नहीं है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले और आपसे क्वेश्चन में प्रत्यास्थ ऊर्जा की बात की जाए, तो आप सभी याद रखेंगे कि संग्रहित प्रत्यास्थ ऊर्जा, संग्रहित प्रत्यास्थ ऊर्जा E जो है वो किसके बराबर होता है? 1/2 F डेल L के बराबर होता है। क्या ध्यान में रखेंगे कि जो संग्रहित प्रत्यास्थ ऊर्जा होता है, जिसको हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसके बराबर होता है? तो सर 1/2 F इंटू डेल L के बराबर होता है। डेल L क्या है? तो सर लंबाई में परिवर्तन है, यानी कि जितना लंबाई तना हुआ रहता है। तो ध्यान देंगे कि आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लंबवत लटके एक तार का एक सिरा निचले आखिरी सिरे से 200 न्यूटन वजन के संलग्न भार द्वारा तना हुआ। यहाँ पे जो आपका फोर्स है वो क्या होगा? तो आप कहेंगे भार होगा। क्यों? क्योंकि भार भी एक प्रकार का बल है। तो आप कह सकते हैं कि गुरुजी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन F इक्वल टू कितना हो जाएगा? आप कहिएगा 200 न्यूटन हो जाएगा। साथ ही वजन ने तार को 1 mm तना हुआ है, यानी कि वजन के वजह से तार के लंबाई में कितना परिवर्तन हो रहा है? तो गुरुजी डेल L है हमारा 1 mm। ध्यान में रखना चला कि 1 mm कितना मीटर होगा? आप सभी ध्यान में रखेंगे 0.001 मीटर होगा। कितना हो जाएगा? 0.001 मीटर हो जाएगा। और ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या है? 1/2 इंटू F इंटू डेल L। मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करें संग्रहित प्रत्यास्थ ऊर्जा की, तो आप कहेंगे 1/2 इंटू 200 हो जाएगा और डेल L जो है वो 0.001। क्यों? तो सर तना हुआ है 1 mm और 1 mm को अगर आप मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.001 मीटर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा आपका 100 और यहाँ से पॉइंट हटाइएगा चला जी, तो नीचे आपका 3 जीरो हो जाएगा और ये 2 जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/10। ये कितना हो गया सर? 0.1 जूल। तो देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में 0.1 जूल है। आप कहेंगे कि गुरुजी पहले ही ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि पौधे के एक हिस्से का गुरुत्वाकर्षण से प्रेरित दिशा में बढ़ने को डैश कहा जाता है। ऑप्शन है ग्रेविट्रोपिज्म, दूसरा ऑप्शन है फोटोट्रोपिज्म, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोट्रोपिज्म और चौथा ऑप्शन है कीमोट्रोपिज्म। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे कि गुरुजी पहले ये बताओ ये है क्या? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान रखेंगे कि पौधे जो है वो बाह्य उद्दीपन के चलते गति करती है, यानी कि अगर पौधे को एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलेगा तो एक्सटर्नल स्टिमुलस के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं? तो सर मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं। आप कहेंगे सर ये स्टिमुलस क्या होता है? तो हिंदी में इसी को उद्दीपन बोला जाता है। जैसे कि छुई मुई के पौधे को आप छू देंगे तो क्या हो जाता है? तो सर मुरझा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल स्टिमुलस कहते हैं। तो पौधे जो है वो बाह्य उद्दीपन के प्रति, यानी कि एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति अपने कुछ भागों के गति को प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? गति को प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रोपिज्म मूवमेंट कहते हैं, यानी कि अनुवर्तन गति कहते हैं। और ये जो अनुवर्तन गति होता है वो अलग अलग फैक्टर के लिए अलग अलग होता है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर प्लांट का कोई हिस्सा अर्थ के ग्रेविटी के प्रति क्या होता है सर? मूवमेंट करता है। जैसे कि प्लांट का जो जड़ होता है वो अर्थ के ग्रेविटी की ओर मूवमेंट करता है,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविट्रोपिज्म बोलते हैं। यानी कि पौधे का कोई भी भाग अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के चलते या गुरुत्वाकर्षण के दिशा में आगे बढ़ रहा होता है, इसको हम लोग गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, या इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसी को हम लोग ग्रेविट्रोपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेविट्रोपिज्म, और हिंदी में क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। गुरुत्वानुवर्तन इसमें क्या होता है, तो पौधे का कोई भाग है जो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में क्या होता है, बढ़ रहा होता है, जैसे कि पौधे का जड़ हो गया। और ध्यान में रखेंगे कि जो पौधे का तना होता है उसको आप हमेशा देखे होंगे कि वो सनलाइट की तरफ मुड़ा हुआ रहता है। तो पौधे के तना का जो वृद्धि है वो प्रकाश की ओर हो रहा है, या प्रकाश के खोज में पौधे के तना का क्या होना सर, तो सर बढ़ना या गति करना क्या कहलाएगा, आप सभी ध्यान में रखना, फोटोट्रोपिज्म कहलाएगा। फोटोट्रोपिज्म जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। और साथ ही ध्यान में रखें, आपने देखा होगा कि जल की खोज में पौधे के जड़ जो हैं वो अंदर ही अंदर बहुत दूर चले जाते हैं। तो जल के प्रति पौधे के किसी भाग का जो गति होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर उसको हम लोग हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जलानुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, जलानुवर्तन। और ध्यान में रखेंगे कि पौधे के किसी भाग का किसी भी रसायन के प्रति गति करना, या पौधे के किसी भाग का किसी रसायन के प्रति एक्टिव होना क्या कहलाता है, केमोट्रोपिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, केमोट्रोपिज्म कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं। चलो जी, आपसे क्वेश्चन क्या करा जाता है, क्वेश्चन करा जाता है कि पौधे के एक हिस्से का गुरुत्वाकर्षण से प्रेरित दिशा में बढ़ने को डैश कहा जाता है। आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण से प्रेरित दिशा में बढ़ने को हम लोग ग्रेविट्रोपिज्म या फिर गुरुत्वानुवर्तन कहेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे पहले ही ऑप्शन में ग्रेविट्रोपिज्म लिखा हुआ है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान देंगे, आपके दूसरे ऑप्शन में फोटोट्रोपिज्म लिखा हुआ है, आप कहेंगे कि पौधे के किसी भाग का प्रकाश की दिशा में गति करना क्या कहलाएगा, फोटोट्रोपिज्म या फिर प्रकाशानुवर्तन। आपके तीसरे ऑप्शन में हाइड्रोट्रोपिज्म लिखा हुआ है, तो पौधे के किसी भाग का जल के दिशा में आगे बढ़ना क्या कहलाएगा, जलानुवर्तन, जिसको हम लोग हाइड्रोट्रोपिज्म कहेंगे। और चौथा ऑप्शन है कीमोट्रोपिज्म। आप कहेंगे कि गुरुजी कीमोट्रोपिज्म जो है वो रासायनिक अनुवर्तन होता है, जिसमें पौधे किसी रसायन के प्रति क्या करते हैं, गति करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि किसी स्प्रिंग में स्थिर बल 10 न्यूटन प्रति मिनट में प्रारंभिक खिंचाव 0.20 मीटर है। खिंचाव को 0.25 मीटर तक बदलने में स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि लगभग डैश होती है। आप कहेंगे गुरुजी ये कैसे बनेगा, मेरे मित्र आसानी से बन जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग स्प्रिंग के लिए स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं, ये क्या होता है हमारा, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। जहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, तो सर ये लंबाई में वृद्धि को बताता है। और यहाँ पे के क्या है, तो सर जो बल लग रहा है प्रति मीटर के हिसाब से वो है। और ध्यान देंगे कि चूंकि आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी स्प्रिंग में स्थिर बल 10 न्यूटन प्रति मीटर में प्रारंभिक खिंचाव 0.20 मीटर है, खिंचाव को 0.25 मीटर तक बदलने में स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि लगभग डैश होती है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे तो हमको स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लंबाई जो है वो प्रारंभिक है 0.20 मीटर, और फिर कहा जा रहा है कि खिंचाव को अगर 0.25 मीटर तक बदला जाए, इसमें स्थितिज ऊर्जा में कितना वृद्धि होगा ये चीज बताना है। तो कहीं ना कहीं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की बात की जा रही है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी तब तो डेल पीई इक्वल टू हो जाएगा हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा कि x क्या है, तो सर लंबाई में परिवर्तन है। क्या है सर, लंबाई में परिवर्तन। ध्यान देंगे कि आपका पहला क्या है सर, तो सर पहला लंबाई है 0.20 मीटर, और दूसरा कितना करना है, तो 0.25 मीटर। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें जो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी वो कितना होगा। आप कहेंगे कि गुरुजी यह फॉर्मूला लगेगा, और इसी पे हमको क्या करना है, वैल्यू को सेट कर देना है, आंसर आ जाएगा। ध्यान देंगे आप सभी डेल पी इक्वल टू क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर लिखा हुआ है। दोनों में के क्या है, कॉमन है। हम लोग क्या करते हैं सर, तो के को बाहर निकाल लेते हैं। आपका क्या हो जाएगा, तो सर आप कहेंगे x2 स्क्वायर माइनस
x1 स्क्वायर बच जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका हाफ के जगह क्या आ जाएगा, तो सर क्वेश्चन में दिया है कि बल जो है वो 10 न्यूटन प्रति मीटर लग रहा है, तो के जगह हम लोग 10 रख देंगे। x2 तो सर 0.25 हमको करना है, तो चला जी इसका स्क्वायर हो जाएगा, और साथ ही फिर x1 कितना था आपका 0.20, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये तो यहाँ पे 2 5 10 हो जाएगा, और साथ ही ये हो जाएगा 5 इंटू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका ब्रैकेट आएगा और 0.25 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25 50 625 होता है, एगो जीरो लग जाएगा, तो चला जी ये हो जाएगा 0.0625 माइनस 20 बिसाही 400, ये हो जाएगा आपका 0.0400। मेरे मित्र जब आप इन सभी को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 0.1 के समथिंग आएगा। कितना आएगा 0.1 के समथिंग आएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर भी क्या होगा, आप कहेंगे 0.1 जूल ही होगा। तो देख लीजिए कि किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे कि गुरुजी दूसरे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान देंगे इसको घटा करके गुणा करने में आप सबों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप सभी मन में यही नहीं सोचेंगे कि गुरुजी ने इसको सॉल्व नहीं किया, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, कोई लाग लपेटा नहीं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक कार जब एक किनारे से गिरती है और 0.6 सेकंड में भूमि पर गिरती है, दिया गया है g = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, भूमि पर गिरते समय कार की गति क्या है। आप कहेंगे गुरुजी बड़ा ही आसान सा सवाल है, हमसे पूछा जा रहा है कि कोई कार जो है वो 0.6 सेकंड में भूमि पर गिर जाती है, भूमि पर गिरते समय इसकी गति क्या है। आप क्या कहेंगे कि हमको तो अंतिम में ही निकालना है। क्यों? क्योंकि जब कार गिरा होगा तो जरूरी नहीं है कि बहुत तेज गति से गिरा होगा, जीरो से चलना स्टार्ट करा होगा। यहाँ पे प्रारंभिक वेग क्या होगा, आप कहिएगा 0। टाइम कितना है सर, तो 0.6 सेकंड। कितना है सर 0.6 सेकंड। जी का वैल्यू कितना लेना है, चला जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या निकालना है, भी निकालना है। गिर रहा है यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा है, तो v = क्या होगा u + gt, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि u जो है आपका वो क्या है सर 0, तो v = क्या हो जाएगा gt हो जाएगा। तो v = हम लोग यहाँ पे g का वैल्यू 10 रखते हैं सर, और टाइम कितना है 0.6, पॉइंट हटा दीजिए सर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यानी कि जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है, ये कार जब एक किनारे से गिरती है और 0.6 सेकंड में भूमि पर गिरती है, तो भूमि पर गिरते समय कार की गति क्या है, तो आप क्या कहेंगे 6 मीटर पर सेकंड, जिसको हम लोग 6 ms⁻⁻1 के रूप में लिख सकते हैं। और ध्यान देंगे कि आपका जो ऑप्शन है उसमें क्या है सर यूनिट को अजबजाया गया है। आपको यहाँ पे केयर करना होगा कि हम सही यूनिट पे टिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 6 मीटर पर सेकंड को आप इस तरह से लिख सकते हैं ms⁻⁻1। आप देख लीजिए कि आपका ये चीज आपके किस ऑप्शन में है। पहले ऑप्शन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, आप कहेंगे सर ये नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में ms⁻1 है, जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। और तीसरे ऑप्शन में 6 ms⁻⁻1 है, आप कहेंगे सर हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है यदि u = 0 मीटर पर सेकंड और a = 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t = 5 सेकंड है, तो v = व्हाट। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी v फॉर्मूला होता है u + a, और हमारे क्वेश्चन में पहले ही कहा जा रहा है कि u = 0 मीटर पर सेकंड। जाहिर सी बात है कि v क्या हो जाएगा a की। आपके क्वेश्चन में a का वैल्यू कितना दिया हुआ, आप कहेंगे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t का वैल्यू कितना दिया हुआ 5 सेकंड, कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 25 मीटर पर सेकंड या फिर 25 ms⁻⁻1। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे पहले ही ऑप्शन में है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि डैश निषेचन के बाद बनता है। ऑप्शन है बीजांड, दूसरा ऑप्शन है युग्मज, तीसरा ऑप्शन है जनन कोशिका, चौथा ऑप्शन है भ्रूण। आपसे पूछा जा रहा है इन चारों में से कौन सा निषेचन के बाद बनता है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब स्पर्म और ओवम जब
स्पर्म और ओवम एक दूसरे के साथ मिलता है या डिफ्यूज होता है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? आप कहते हैं निषेचन कहते हैं। और निषेचन के उपरांत क्या बनता है? आप कहते हैं जाइगोट बनता है, जिसको क्या बोला जाता है? तो सर इसी को युग्मज बोला जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी पहले ऑप्शन में बीजांड दिया हुआ है, तो मेरे मित्र इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंडाणु या फिर बीजांड भी कहते हैं। सही सही। और आपका अगला ऑप्शन है जनन कोशिका। तो भाई मेरे जो स्पर्म और ओवम है यही आपका क्या है? तो सर इसी को हम लोग जनन कोशिका बोलते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव सेल बोलते हैं। और आपका अगला ऑप्शन है भ्रूण। तो ध्यान में रखेंगे यही जाइगोट जब डेवलप होता है तो किसमें बदल जाता है? एम्ब्रायो यानी कि भ्रूण में बदल जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक फूल जिसमें 4 या अधिक चक्र होते हैं, जिसमें कम से कम एक बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग होता है, उसे डैश कहते हैं। ऑप्शन है द्विलिंगी पुष्प, दूसरा है एक लिंगी पुष्प, तीसरा है पूर्ण पुष्प और चौथा है आपका उभयलिंगी। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग बात करते हैं पूर्ण पुष्प की यानी कि कंप्लीट फ्लावर की, किसकी बात करते हैं सर? कंप्लीट फ्लावर की बात करते हैं। तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो कंप्लीट फ्लावर होते हैं उसमें बाह्य दलपुंज होता है। क्या होता है? बाह्य दलपुंज होता है, साथ ही साथ दलपुंज होता है, और क्या होता है? आप कहते हैं पुमंग होता है और साथ ही जायांग होता है। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि जो कोई भी फ्लावर होता है उसमें यही 4 चक्र होते हैं। क्या होते हैं? 4 चक्र होते हैं। और ये चारों ही चक्र किसी भी फ्लावर को क्या बनाता है? तो सर कंप्लीट फ्लावर बनाता है। क्या बनाता है? कंप्लीट फ्लावर बनाता है। तो हम ये कह सकते हैं वैसा कोई भी फूल जिसमें बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग चारों है वो क्या कहलाएंगे? पूर्ण पुष्प यानी कि कंप्लीट फ्लावर कहलाएंगे। और ध्यान में रखेंगे अगर किसी भी फ्लावर में इन चारों में से कोई एक या 2 भाग नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपूर्ण पुष्प यानी कि इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। बहरहाल आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक फूल जिसमें 4 या अधिक चक्र होते हैं, जिसमें कम से कम एक बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग होता है, उसे डैश कहते हैं। आप कहेंगे पूर्ण पुष्प कहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी द्विलिंगी पुष्प दिया हुआ है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे वैसा फ्लावर जिसमें 2 लिंग होता होगा उसको हम लोग द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। और आपका दूसरा है एक लिंगी पुष्प, तो वैसा फ्लावर जिसमें एक ही लिंग होता होगा उसको हम लोग एक लिंगी पुष्प कहेंगे। और आपका चौथा है उभयलिंगी, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी उभयलिंगी और द्विलिंगी का मतलब सेम ही होता है, यानी कि वैसा फ्लावर जो आपका दोनों ही लिंग को कंटेन करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उभयलिंगी फ्लावर यानी कि उभयलिंगी पुष्प कहेंगे। ध्यान में रखिएगा एक और चीज कि जो फ्लावर का ये 4 चक्र होता है उसमें बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो है ये फ्लावर के क्या कहलाते हैं? सहायक अंग या फिर सहायक भाग कहलाते हैं। जबकि पुमंग और जायांग क्या होता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे ये आवश्यक भाग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आवश्यक भाग कहलाते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से पुष्प के सहायक भाग हैं, और कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से पुष्प के आवश्यक भाग हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण जी का मान डैश पर निर्भर करता है। ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी का द्रव्यमान m, तीसरा है गिरती हुई वस्तु का द्रव्यमान छोटा m, और आपका चौथा है पृथ्वी की त्रिज्या r। क्या कहेंगे? गुरुजी बहुत ही सरल सा क्वेश्चन, हम सबों को मालूम है कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इसके लिए फॉर्मूला Gme बटा RE स्क्वायर होता है। जहाँ पे G क्या है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी G जो है इसी को हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। Me को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सर इसको हम लोग मास ऑफ अर्थ बोलते हैं, यानी कि ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। RE क्या है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि ये पृथ्वी की त्रिज्या है। क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या है। इसका मतलब ये हुआ
कि जो जी का वैल्यू है वो किस पर निर्भर करता है, जी का वैल्यू किस पर निर्भर करता है। आप कहेंगे फॉर्मूला में तो जी एम ई बटा आर ई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जी का जो वैल्यू है वो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, मास ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी के द्रव्यमान, और साथ ही रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी के त्रिज्या पर निर्भर करता है। और नोट करके यहाँ पे लिख लेंगे कि जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। और साथ ही पृथ्वी तल पर जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे या फिर नीचे आएंगे, जी का मान क्या होगा, आप कहेंगे घट जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान डैश पर निर्भर करता है। आप कहेंगे पहले ऑप्शन में गुरुत्वीय स्थिरांक लिखा हुआ है, हम कह सकते हैं इस पर डिपेंड करता है। दूसरे ऑप्शन में पृथ्वी का द्रव्यमान m लिखा हुआ है, हम कह सकते हैं इस पे भी डिपेंड करता है। तीसरे ऑप्शन में गिरती हुई वस्तु का द्रव्यमान m लिखा हुआ है, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इस पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों, तो आपने पहले ही बता दिया है कि जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन ए और बी पे तो डिपेंड करता है लेकिन सी पे डिपेंड नहीं करता है। और आपका चौथा है कि पृथ्वी की त्रिज्या, आप कहेंगे गुरुजी पृथ्वी की त्रिज्या पे भी निर्भर करता है। तो सर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ए बी और डी पर, ए बी और डी पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो निर्भर करता है, जबकि हमारे ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है गिरती वस्तु का द्रव्यमान उस पर निर्भर नहीं करता है। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी पहले ही ऑप्शन में ए बी डी लिखा हुआ है, तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है यदि कोई चिकित्सक 1 मिनट में 80 धड़कनें गिनता है तो धड़कनों की आवृत्ति डैश है। बताइए इससे आसान और सवाल कोई हो सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 मिनट में कितना धड़कन गिनता है सर, 80 धड़कन गिनता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि धड़कनों की आवृत्ति क्या होगी। आप क्या कहिएगा कि 1 मिनट में गुरुजी 60 सेकंड होता है, तो इस पर यहाँ 80/60 कर दीजिए, कट फोड़ करके कितना आ जाएगा 1.33। आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है यदि कोई चिकित्सक 1 मिनट में 80 धड़कनें गिनता है तो धड़कन की आवृत्ति डैश है, आप कहिए 1.33 हर्ट्ज। सही आंसर क्या होगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है 1 बिलियन में 950 ग्राम पानी में 50 ग्राम समान नमक होता है, बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में सांद्रता की गणना करें। ना सॉल्व होगा, आप कहेंगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। काहे, तो आपने पीछे के सेशन में बताया है फॉर्मूला क्या होता है मास परसेंटेज का। तो आप कहते हैं कि गुरुजी मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन, मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन यानी कि कुल बिलियन गुना 100। सॉल्यूट क्या होता है, तो गुरुजी सॉल्यूशन में जो छोटा अमाउंट में रहता है। सॉल्वेंट क्या होता है, तो गुरुजी सॉल्यूशन में जो बड़ा अमाउंट में रहता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेगा तो क्या बनता है, गुरुजी सॉल्यूशन बन जाता है। तो ध्यान दीजिए कि आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1 बिलियन में 950 ग्राम पानी में 50 ग्राम समान नमक होता है। तो 950 ग्राम पानी में क्या किया जा रहा है सर, 50 ग्राम समान नमक मिलाया जा रहा है। तो सॉल्यूट आपका कितना हो गया 50 ग्राम। अच्छा 950 में 50 ग्राम आपका क्या होता है, नमक होता है। तो जाहिर सी बात है कि 950 ग्राम प्लस 50 ग्राम क्या होगा, आप कहेंगे सर कुल बिलियन होगा। तो 950 प्लस 50 कितना हो जाएगा 1000, गुना क्या हो जाएगा 100, डबल जीरो इसके साथ कैंसिल, 10 × 50 यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 5%। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि परमाणु त्रिज्या एक समूह में डैश और एक आवर्त में डैश। पहला ऑप्शन है घटती है बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन है बढ़ती है घटती है, तीसरा ऑप्शन है घटती है घटती है, चौथा ऑप्शन है बढ़ती है बढ़ती है। क्या होगा इसका आंसर, आप कहेंगे गुरुजी हम लोग को क्या मालूम। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं परमाणु त्रिज्या की,
किसकी बात करते हैं? परमाणु त्रिज्या यानी कि एटॉमिक रेडियस की हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता है। और ध्यान में रखेंगे कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यानी कि लेफ्ट से राइट जाने पर जो परमाणु त्रिज्या होती है वो क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घटती है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि परमाणु त्रिज्या एक समूह में डैश और एक आवर्त में डैश, तो आप कहेंगे कि गुरुजी पहले समूह की बात की जा रही है, तो परमाणु त्रिज्या एक समूह में बढ़ता है और आवर्त में क्या होता है? घटता है। देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में पहले बढ़ती है लिखा हुआ है और फिर घटती है लिखा हुआ है। आप कहेंगे गुरुजी दूसरे ऑप्शन में, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 5 केजी के एक हथौड़े को 8 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा डैश होती है। बताइए ना सॉल्व होगा? आप कहेंगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे सीधे सीधे स्थितिज ऊर्जा की बात की जा रही है, तो फार्मूला mgh लगेगा। आपका हथौड़ा का द्रव्यमान कितना है? 5 केजी। जी का वैल्यू चला 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, ऊंचाई 8 मीटर है, 5 है 50 8 400 जूल हो जाएगा सर। किस ऑप्शन में है? तो सर सी में है। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई डैश है। बताइए ना सॉल्व हो? आसानी से सॉल्व हो जाएगा सर। सही आंसर क्या होगा? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप प्रोटिस्टा से संबंधित नहीं है? डाइटम, ईस्ट, यूग्लिना और अमीबा। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है इन चारों में से कौन सा प्रोटिस्टा से संबंधित है? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग बात करें डाइटम की, साथ ही बात करें यूग्लिना की, साथ ही बात करें अमीबा की या फिर पैरामेसियम की, तो ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं? आप कहते हैं गुरुजी ये सभी के सभी प्रोटिस्टा के अंतर्गत आ जाते हैं। ध्यान में रखेंगे अमीबा और पैरामेसियम को क्या बोला जाता है? प्रोटोजोआ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोटोजोआ बोला जाता है। जबकि आपके ऑप्शन में जो ईस्ट की बात की जा रही है, जिसको हम लोग हिंदी में खमीर कहते हैं, ये आपका क्या होता है? एक प्रकार का कवक होता है। जाहिर सी बात है कि ये किससे बिलोंग करेगा? फंगी से बिलोंग करेगा। आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप प्रोटिस्टा से संबंधित नहीं है? आप कहेंगे कि गुरुजी डाइटम, यूग्लिना और साथ ही साथ जो अमीबा है ये प्रोटिस्टा से संबंधित है, जबकि ईस्ट खमीर जो है ये फंजाई यानी कि फंगी से संबंधित है। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन बी में ईस्ट लिखा हुआ है, तो ये हमारा सही आंसर है। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा डाइटम, यूग्लिना, अमीबा, पैरामेसियम ये सब के सब प्रोटिस्टा संघ में आते हैं या प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं, जबकि ईस्ट जो है ये फंजाई होते हैं यानी कि फंगी होते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में कार्बन के रवाहीन और क्रिस्टलीय अपरूप हैं? पहला ऑप्शन है कोक, ठोस कार्बन, कागज, गन्ने का कोयला। नहीं होगा सर, क्योंकि कागज जो है वो कार्बन का अपरूप नहीं माना जाता है। पहला ऑप्शन ऐसे ही चला गया। दूसरा ऑप्शन है तरल कार्बन, कोयला, काजल, गन्ने का कोयला। मेरे मित्र यहाँ पे तरल कार्बन की बात की जा रही है, ये भी क्या होगा? तो सर नहीं होगा। आपका तीसरा ऑप्शन है कोक, कोयला, काजल, गन्ने का कोयला। ध्यान में रखेंगे कि जो कोक है और जो कोयला है और साथ ही जो काजल होता है और जो आपका सुगर चारकोल या फिर गन्ने का कोयला हम लोग कहते हैं, ये सब के सब कार्बन के क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत सारे मित्र कंफ्यूज कर रहे होंगे कि गुरुजी
ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय का मतलब क्या हुआ? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग कार्बन के अपरूप की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कार्बन के अपरूप की बात करते हैं, तो क्या कहते हैं कि गुरुजी कार्बन के अपरूप जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है क्रिस्टलीय अपरूप और दूसरा होता है हमारा अक्रिस्टलीय अपरूप। क्या होता है? अक्रिस्टलीय अपरूप। ध्यान में रखिएगा कि जो कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं वो क्रिस्टल संरचना में होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय अपरूप क्रिस्टल के रूप में नहीं होते हैं। और जब क्रिस्टलीय अपरूप की बात करते हैं तो जो हमारा डायमंड है, साथ ही जो ग्रेफाइट है और साथ ही जो आपका बक्की बॉल है, जिसको आप बक्की मिस्टर फुलेरिन कहते हैं, ये क्या कहलाते हैं? कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप कहलाते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं अक्रिस्टलीय अपरूप की, इसके अंतर्गत कौन आ जाता है? कोक आ जाता है, साथ ही साथ आपका काजल आ जाता है, और क्या आ जाता है? तो सुगर चारकोल आ जाता है, सुगर चारकोल आ जाता है, और साथ ही साथ कोयला को भी हम लोग इसके अंतर्गत रखते हैं। ऐसे ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि कोयला कार्बन का अपरूप है, तो कोयला कार्बन का अपरूप है सीधा पूछने से मतलब क्रिस्टलीय अपरूप की बात हो रही होती है। तो जब तक आपसे ये क्वेश्चन ना करा जाए कि कोयला जो है वो कार्बन का कौन सा अपरूप है, तब तक आप ये नहीं कहेंगे कि कोयला जो है वो कार्बन का अपरूप है। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन ये करा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है, तब आप कोयला का नाम लेंगे। और ऐसे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कोयला में क्या होती है? कार्बन की परसेंटेज होती है। क्या होती है? कार्बन की परसेंटेज होती है, यानी कि इसमें कार्बन उपस्थित होता है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन फरकेट करके पूछा जाएगा, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय करके पूछा जाएगा, तब आप कार्बन के अपरूप के रूप में या फिर अक्रिस्टलीय अपरूप के रूप में कोयला का नाम लेंगे। और ऐसे अगर पूछा जाएगा कि कार्बन के अपरूप है, तो चला जी डायमंड, ग्रेफाइट और बक्की बॉल। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो काजल है वो क्या है? तो सर कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है। और जो गन्ने का कोयला होता है वो भी क्या होता है? कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप होता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे सुगर चारकोल भी क्या है? कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है। और चला जी ये क्वेश्चन आपके हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था, किसी बच्चे ने हमको व्हाट्सएप करा था कि गुरुजी ये बताओ कि सुगर चारकोल जो है वो कार्बन का किस प्रकार का अपरूप है? तो आपके ऑप्शन में था अक्रिस्टलीय अपरूप, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अक्रिस्टलीय अपरूप हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बड़ा ही आसान सा सवाल, और कई बार मैंने आपको बताया भी है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कैम्बियम को डैश भी कहा जाता है। भाई मेरे, कैम्बियम को ही हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्वस्थ विभुजोतक उत्तर कहते हैं। तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप सभी आसानी से समझ रहे होंगे। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होती है। आप कहेंगे कि गुरुजी साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ध्वनि वस्तु में कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। आप बताओ सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी दूसरे ऑप्शन में वस्तु का कंपन लिखा हुआ है, इसीलिए आपके इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है किसी समूह में नीचे जाने पर निम्न में से क्या नहीं बढ़ता है। आप कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो पहले ऑप्शन में धातु का गुण दिया हुआ है, इसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। हम लोग पढ़ते भी हैं कि किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर धातुई गुण में वृद्धि होती है। दूसरा ऑप्शन है परमाणु त्रिज्या। आप कहेंगे सर इसी सेशन में आपने बताया है कि अगर हम लोग समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो जो परमाणु की त्रिज्या है उसमें भी क्या होती है? वृद्धि होती है। और आपका तीसरा ऑप्शन है संयोजकता। आप कहेंगे गुरुजी किसी एक समूह में जितने भी तत्व होते हैं उन सभी का जो संयोजकता होता है वो समान होता है, यानी कि संयोजकता में वृद्धि नहीं होती। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी समूह में नीचे जाने पर निम्न में से क्या नहीं बढ़ता है, आप कहेंगे गुरुजी जब संयोजकता समान रहता है तो जाहिर सी बात है कि संयोजकता नहीं बढ़ता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, कार्बन। क्या कहेंगे कि मुझे आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व पूछेगा, हम लोग हाइड्रोजन कहेंगे। क्या कहेंगे?
हाइड्रोजन। और अगर हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहला धातु तत्व कौन सा है, तब हम लोग क्या कहेंगे, लिथियम कहेंगे। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, बड़ा ही आसान सा सवाल सा। आपसे पूछा जाता है कि कार्बन के निम्नलिखित अपरूपों में से विषम को चुनें। ऑप्शन है कोक, चारकोल, कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट। बताइए इसको चुन पाएंगे या नहीं चुन पाएंगे। बहुत सारे मित्र अभी भी कंफ्यूज होंगे। भाई मेरे, आपको मैंने जस्ट बताया है कि कार्बन को जो अपरूप होते हैं उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक क्रिस्टलीय अपरूप और दूसरा आपका अक्रिस्टलीय अपरूप। और आपके ऑप्शन में जो कोक, चारकोल और कार्बन ब्लैक की बात की जा रही है, ये सब के सब क्या है, कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप हैं। जबकि जो ग्रेफाइट की बात की जा रही है वो क्या है, कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप हैं। क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि कार्बन के निम्नलिखित अपरूपों में से विषम को चुने। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन ए, बी, सी तीनों अक्रिस्टलीय अपरूप है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो क्या है, तो सर क्रिस्टलीय अपरूप है। तब विषम कौन होगा, आप कहिएगा ग्रेफाइट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र, आपके इसी क्वेश्चन के साथ 11 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और उम्मीद करते हैं कि अब आपको इस तरह का कोई भी प्रश्न दे दिया जाए आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।